Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड होगा क्लास 11th केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। आई होप कि जो वीडियो लेक्चर चैप्टर 1, 2, 3 के जो मैंने अपलोड किया है अभी रिसेंटली वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमारी बहुत कम प्रैक्टिस हुई है एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान, बस हमने 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया है। असर्शन रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो आज का भी ये लेक्चर असर्शन रीजनिंग और बेस्ड होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। केस स्टडी को हम लास्ट में एक साथ 2-4 केस स्टडी, हालांकि केमिस्ट्री में जो केस स्टडी के क्वेश्चन आ रहे हैं बिना पैराग्राफ को पढ़े भी यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। केस स्टडी में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे या फिर वो भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड ही होंगे। यदि ये सब वीडियो लेक्चर को आप गो थ्रू सही से करते हो तो केस स्टडी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। अब ये 4 मॉलिक्यूल गिवन है, मिथाइल क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बोलते हैं और लिक्विड फॉर्म में होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड BeCl2। तो CH3Cl में तो कोवैलेंट नेचर ही, शेयरिंग ही दिख रहा है यहाँ पे। HCl में भी सिंगल बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा, BeCl2 में भी 2 सिंगल बॉन्ड होंगे शेयरिंग से। बट NH4Cl में NH4 पे चार्ज क्या है, प्लस, और Cl पे है माइनस। NH4 के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच तो शेयरिंग होगी और उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, बट प्लस और माइनस चार्ज जहां भी आ जाता है लाइक इन NaCl या KCl, उसमें आयनिक कैरेक्टर भी रहेगा। तो बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक की हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड या फिर फॉस्फोनियम क्लोराइड PH4Cl। इन सब में कोवैलेंट आयनिक दोनों तरीके का नेचर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट कैन अटैच विद वन वाटर मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही कंटेनर में वाटर प्लेस किया हुआ है तो एक वाटर से और कितने वाटर H बॉन्डिंग से अटैच हो सकते हैं। तो देखो, एक इस H से कनेक्ट होके H बॉन्डिंग बन जाएगा, एक इससे वाटर मॉलिक्यूल कनेक्टेड होगा, एक इस लोन पेयर से, एक इस वाले से। तो टोटल 4 ऐसे हो सकते हैं कि एक वाटर के साथ, यदि 3D में देखा जाए वाटर के 2 मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। बट जनरली हम लीनियर 2-3 एग्जांपल बनाते हैं जब ये डिफाइन करने को आता है। बट एक्चुअली 3D में देखा जाए तो एक वाटर से पास के 4 और वाटर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following molecule has maximum bond angle। अब देखो, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है, CH4 है टेट्राहेड्रल। तो इनमें जो एंगल है मैंने पढ़ाया भी है ऑफलाइन क्लासेस में आप सबको कि 107.8 डिग्री। मीथेन में क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट। वाटर का जो एंगल है वो 104 के आसपास है। लेकिन CO2 ये तो लीनियर होता है, इसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री का आएगा। तो मैक्सिमम एंगल पूछा गया है किस पे, आप चेक करोगे इसमें CO2 पे। बाकी सब में एंगल कम है। जब भी सेंट्रल एटम पे कुछ लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर रिपल्सन के कारण एंगल उनका छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग NH3 एंड BF3। NH3 जिसका शेप मैंने क्या बताया, ट्रायगोनल पिरामिडल, और BF3 का शेप क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ऐसा एक पॉइंट इसमें से देखना है जो दोनों के लिए सही हो। बोथ आर लेविस एसिड, ऐसा नहीं। NH3 में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो ये लेविस बेस होगा, और BF3 डेफिशिएंट है तो लेविस एसिड। तो पहला पॉइंट मैच नहीं हुआ। बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, जैसा कि मैंने बताया दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। बोथ आर लेविस बेस, तो लेविस बेस तो सिर्फ NH3 है, BF3 तो लेविस एसिड होगा, राइट। और हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट। यस, जब हम इनका डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे तो NH3 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी और BF3 में ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर है और इसमें सिमेट्री है। तो लास्ट वाला पॉइंट दोनों के लिए करेक्ट होगा। वैसे एक बार हम रिवीजन के लिए हम मेंशन कर लेते हैं कि NH3 इज अ लेविस बेस क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, जबकि BF3 क्या हो जाएगा, एक लेविस एसिड। हालांकि ये लेविस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम चैप्टर में है, बट इसमें भी ऐसा पूछा जा सकता है
क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको टोटल 9 चैप्टर प्रिपेयर करके जाना है जो आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग साइडवेज। देखो एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज करेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही आएगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड। तो हमें चेक करना है कि क्या किसी के अंदर डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में। मीथेन में तो कोई डबल बॉन्ड होता नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही होंगे चारों हाइड्रोजन के साथ, जबकि CO2 में दोनों ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और जहां भी पाई बॉन्ड होगा वही साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज किसी में नहीं होगी। NH3 का स्ट्रक्चर, कई बार मल्टीपल चॉइस में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो सभी ऑप्शन को चेक करना जरूरी है। तो हमें हर जगह बॉन्ड पेयर ही दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल नहीं दिखा। यहाँ डबल है मतलब यहाँ पाई है, और पाई के फॉर्मेशन में ही साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। इसके लिए आप रेफरेंस लोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और उसमें मैंने क्या बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसकी बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगी, और बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड कैसे करते हैं, हाफ NB माइनस NA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, इसमें आ जाएगा 1.5 और यहाँ 1। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर बी में है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि यही क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ पे होता तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, उस केस में हम ऑप्शन कौन सा टिक करते, डी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे PCl5 में, AsF5 में, तो डी में तो 5 होते हैं ना टोटल, dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz², लेकिन सिर्फ एक डी का पार्टिसिपेशन होना है, तो हमेशा ये लास्ट वाला ही रहेगा, क्योंकि वही एम्प्टी या वही अनपेयर्ड होता है, वही सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी 4 में हो सकता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो उसमें एक पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी नहीं हो, तो यदि एक डी पार्टिसिपेट कर रहा है तो पक्का वो dz² ही होगा, जो कि सिंगल लोब का होता है। बाकी सबकी शेप डबल पढ़ाया गया है। Which of the following molecule has net dipole moment? किसमें डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव है, ये हमें पता लगाना। इसका मतलब ये है कि बाकी सब में 0 होगा। CO2 लीनियर होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। BF3 है, BF3 में भी पढ़ाया गया कि BF3 प्लैनर शेप का है, और इसमें भी यदि आप डाइपोल मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो कैंसलेशन के बाद यहाँ भी रिजल्टेंट 0 ही हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट थर्ड वाले के ऑपोजिट है, तो यहाँ भी म्यू 0 होगा। और CH4 नॉन पोलर है, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होता ही नहीं है कि कोई चार्ज इसमें आए, बट वाटर में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शो करेगा एक पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है हमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which of the following compound has highest covalent character? पूछा गया कोवैलेंट कैरेक्टर, बट मोस्टली कंपाउंड मेटल नॉन मेटल के गिवन है, जो कि आयनिक नेचर के होते हैं। इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फजान्स रूल। और फजान्स रूल का फर्स्ट जो क्लॉज था वो क्या था, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लेकिन कैटायन कोई भी स्मॉलर नहीं है, सब में लिथियम है। एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन हायर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो आप चेक करो कि सबसे बड़ा एनायन कौन सा है, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, उससे बिगर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, आयोडीन। तो ये पूरा ऑर्डर भी बनाने को आए तो LiF, देन LiCl, Lib और Lii। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, हायर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट है MCQ का, फिर हम एक मैच द कॉलम, हालांकि मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते नहीं है, बट इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इससे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाएंगे। द शेप ऑफ XeF4। अब XeF4 के अंदर, क्योंकि Xe का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 8, तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। तो वेस्पर थ्योरी में इसका जो मॉलिक्यूल टाइप आएगा
वो AB4E2, और AB4E2 ये शो करता है कि शेप होना चाहिए स्क्वायर प्लैनर और ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। XeF4 जो आप बनाओगे ये सब इक्वाटोरियल पोजीशन पे होंगे और शेप क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लैनर, और इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, दिस इज स्क्वायर प्लैनर, राइट। मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन है जहाँ हाइब्रिडाइजेशन मतलब तीनों कॉलम को मैच करना है 4 मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा शार्प हो जाएगा। BF3, अब BF3 की शेप क्या है, ये होता है ट्रायगोनल प्लैनर, ट्रायगोनल प्लैनर से हमने मैच कर दिया। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो sp2 से मैच कर दिया। ClF3 इसका शेप कैसा होता है, बेंट टी शेप, तो बेंट टी शेप इज D, और बेंट टी शेप है मतलब जो ज्योमेट्री है वो PCl5 वाली ज्योमेट्री है, sp3D वाली ज्योमेट्री। उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर पा रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। NH4 प्लस इज जस्ट लाइक CH4, अब CH4 टेट्राहेड्रल है तो ये भी क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp3, तो लास्ट वाला SF6 ये ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा और ऑक्टाहेड्रल के लिए sp3D2। तो इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चन करने से भी वेस्पर थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका कॉन्सेप्ट आपका और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, राइट। अब आते हैं हम चैप्टर के असर्शन रीजनिंग पे। हालांकि असर्शन रीजनिंग में यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज किया हुआ है जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जनरली यही होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड है कि दोनों करेक्ट तो हैं बट रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड में क्या है, A इज ट्रू R इज फॉल्स, और फोर्थ में क्या गिवन है, A एंड R बोथ आर फॉल्स, जबकि यहाँ क्या गिवन होता है कि A इज फॉल्स R इज ट्रू। तो थोड़ा ये ऑप्शंस को पढ़ के ही क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा। पहला असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है कि अमंग द 2 OH बॉन्ड इन H2O में जो 2 OH बॉन्ड हैं क्या उनको ब्रेक करने के लिए हमें सेम एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये नहीं है, क्योंकि एक H जाने के बाद फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन के कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बढ़ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो एवरेज करके जनरली हम बॉन्ड ये पढ़ लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है क्या, बट एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो अलग एनर्जी चाहिए, दूसरा होगा तो अलग चाहिए, जनरली एवरेज करके दिया होता है वैल्यू जो हम याद रखते हैं। तो दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज सेम आफ्टर ब्रेकेज ऑफ 1 OH। एक्चुअली एक OH ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, H चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी, तो दूसरे OH को को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट वाले से डिफरेंट चाहिए। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो द सेंट्रल एटम ऑफ बोथ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज, राइट, दोनों में sp3 है, बट HNH बॉन्ड एंगल अभी मैंने आपको बताया भी इसका जो एंगल है वो 107.8 डिग्री है और वाटर में क्या है 104.5 डिग्री। तो ग्रेटर क्यों है, इसका मेन रीजन क्या होता है कि जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही एंगल क्या होगा कम। दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर और ऑक्सीजन में कितने हैं 2 लोन पेयर। हाइयर द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसे हम ऑप्शन ए या फर्स्ट जो भी गिवन था पहला उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट है तो हम यहाँ फर्स्ट में ही करेंगे, रोमन पहले में दिया था कि बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड पे आते हैं, SF6 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो इसे अनस्टेबल बताया गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ गलत है। A stable molecule must have 8 electrons around the central atom, that is octet rule should be satisfied। ऐसा भी जरूरी नहीं है, बहुत ऐसे मॉलिक्यूल हैं लाइक SF6 की तरह, PCl5 हो गया, ASF5 है, IF7, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके सेंट्रल एटम में 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑक्टेट रूल लेविस को ऐसा लगता था कि ऑक्टेट से स्टेबिलिटी आएगी, बट ये कंपलसरी रूल नहीं है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन लिखोगे, फोर्थ। दोनों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं,
पाई बॉन्ड इज नेवर फॉर्म्ड अलोन, इट इज फॉर्म अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड। ये भी सही है कि पहला बॉन्ड जब भी बनेगा तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरे में क्या आएगा 1 सिग्मा के साथ 1 पाई, और जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा तो 1 सिग्मा के साथ 2 पाई। डायरेक्टली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना वैसे पॉसिबल नहीं है। नेवर फॉर्म अलोन, इट इज फॉर्म, तो ये करेक्ट दिया हुआ है, राइट। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैपिंग, और साइडवे कब होगा, जब ऑलरेडी एंड टू एंड हो गया तभी तो साइडवे ओवरलैपिंग होगा। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्यों नहीं बनता अलोन, क्योंकि पहले सिग्मा बनेगा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ सेकेंडरी फिनोमिनन। तो इस पे हम ऑप्शन 2 को बोल सकते हैं। हालांकि आप बुक जब सपोर्ट मटेरियल की बुक देखोगे तो इसमें ऑप्शन 4 दिया है जो कि गलत है, राइट। तो कहीं कहीं मिसप्रिंट है वहां, उसका भी हम करेक्शन वीडियो लेक्चर में करते जाएंगे। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी नॉन वॉलेटाइल और आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, राइट। मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल क्योंकि वो वेपराइज होते नहीं हैं जल्दी, और आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते भी हैं इसलिए नॉन वॉलेटाइल है। तो इसमें आप ऑप्शन फर्स्ट को लिख सकते हो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। असर्शन नेक्स्ट है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, राइट। एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड the nuclei more together as compared to electron placed in anti-bonding molecular orbital। तो ये भी सही बात है, मतलब यह दोनों ही स्टेबिलिटी को रिलेटेड कर रहा है, और ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसमें भी हम ऑप्शन 1 को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है असर्शन में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो होता नहीं है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में ही हायर बॉइलिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और पैरा में क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो पैरा की बॉइलिंग पॉइंट हायर होनी चाहिए। ये रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये सही दिया हुआ है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसमें रीजन सही दिया है बट ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। जनरली जो ऑप्शन डी होता है उसमें यही लिखा होता है कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, बट इस तरीके का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसमें किसी ऑप्शन पे हम टिक नहीं कर रहे। बट ऐसा समझ लो कि पहला जो स्टेटमेंट है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज हायर, ये सही नहीं है क्योंकि इसकी लोअर लिखा होना चाहिए था। और सेकंड में क्या है कि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थो, करेक्ट, हमने डायग्राम के थ्रू इसे डिस्कस भी किया हुआ है। और एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगी वो स्टीम वॉलेटाइल होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन दिया होना चाहिए था कि ए इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट या ट्रू, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया होना चाहिए था। ज़बरदस्ती आंसर मैच नहीं करना है, मतलब थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट भी लगाना होगा और सही आंसर की तरफ जाना होगा। कुछ मिसप्रिंट हैं हमारे सपोर्ट मटेरियल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस आंसर को ही जस्टिफाई करने में आप लग जाओ। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है चैप्टर में उसको फॉलो करना है। When px orbital combine with py orbital then sigma bond is formed। अब देखो सिग्मा बॉन्ड x एंड y में तो फॉर्म होगा नहीं जनरली। सिग्मा बॉन्ड जनरली pz फॉर्म करता है क्योंकि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है, या किसी कंडीशन में ऐसा लिखा है कि px इंटरन्यूक्लियर है तो फिर दोनों px ही सिग्मा बनाएंगे। x और y ये ऐसा क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ही वैसा नहीं होगा कि एक एक्सिस पे है, तो ये बिल्कुल भी सिग्मा नहीं बना सकते हैं। Atomic orbitals of similar symmetry can result positive and negative overlap, right? इसमें क्या असर्शन रॉन्ग है, रीजन इसमें भी करेक्ट लग रहा है कि सिमिलर जो रहेंगे सिमेट्री के वही रिजल्ट करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैप के लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में भी आपको कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा कि असर्शन रॉन्ग है या रीजन, दोनों ही रॉन्ग होंगे तो फोर्थ ऑप्शन इसमें गिवन है। जब सिमिलर सिमेट्री के होंगे तभी वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैप शो कर पाएंगे। हालांकि हाँ आप बोल सकते हो कि ओवरलैपिंग तो एक साइड से होगी, तो इसको भी हम रॉन्ग करके फोर्थ ऑप्शन यहाँ थोड़ा सुटेबल लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए डाउटफुल रहेगा। असर्शन है नेक्स्ट, BF3 मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। अभी अभी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि BF3 में जो ये दोनों डाइपोल बनेंगे इसका जो रिजल्टेंट होगा
वो थर्ड वाले के ऑपोजिट होगा और ये एक दूसरे को कैंसिल करके इसे जीरो पे लेके चले जाएंगे। तो BF3 मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, ये सही है। और BF3 मॉलिक्यूल शेप इज ट्राइगोनल, प्लैनर एंड सिमेट्रिकल। तो ट्राइगोनल, प्लैनर और सिमेट्रिकल होने के कारण ये जीरो आ रहा है, तो रीजन भी इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दोनों जब सही हो और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन 1 को करेक्ट करना है, बट दोनों सही है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा असर्शन को, तो सेकेंड ऑप्शन टिक करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, OO बॉन्ड लेंथ, इसका आंसर भी सपोर्ट मटेरियल में गलत दिया हुआ। इन O3 मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल, राइट। एक्चुअली जब O3 आप बनाते हो तो एक साइड डबल एक साइड सिंगल होता है, बट ड्यू टू रेजोनेंस, यदि हम इसमें रेजोनेंस में इंटीग्रेट कर दें तो ये पाई बॉन्ड दोनों साइड शिफ्ट होता रहेगा। इस शिफ्टिंग के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों साइड आ जाता है और जिसके कारण बॉन्ड लेंथ दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसमें लिखा है कि OO बॉन्ड लेंथ इन O3 मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल। यस, इट इज आइडेंटिकल। ओजोन मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप, ये एंगुलर शेप का होता भी है, लेकिन आइडेंटिकल होने के लिए जो रीजन है वो है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब दोनों सही हैं बट एक्सप्लेन रीजन करेक्ट असर्शन को नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका रीजन ये होगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन दोनों साइड शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा, आइडेंटिकल। तो इसमें हम सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस थे MCQ के, वो हमने कुछ मेन डिस्कस किया। इसके अराउंड आप प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, क्योंकि NCERT में तो ऐसा कुछ है नहीं, सपोर्ट मटेरियल से ही करना पड़ेगा या कोई आप बुक परचेज करोगे उससे प्रैक्टिस करोगे। एंड सेकेंडली जो ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू आपको एग्जाम तक करते ही रहना है, हर एक चैप्टर का थ्रू दिस वीडियो लेक्चर या आप किसी बुक से करो, बट प्रैक्टिस जरूरी है। डायरेक्ट एग्जाम में जाके आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे, वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, और पहले से आप क्वेश्चन करके जाओगे, सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो आपका बेनिफिट है, या एग्जैक्टली कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है, सिमिलर क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो काफ़ी टाइम सेव होगा और लगभग 20+ मार्क्स के क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग केस स्टडी MCQ के आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.